Okay, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So we will start the crash course for the MCPS. We will do the MCPS paper March 2015. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें. 60-year-old postmenopausal has presented with the vaginal wall prolapse and had an hysterectomy 10 years ago. The best management of her would be. देखो 60 साल की औरत है, पोस्ट मेनोपॉजल एज में है, ठीक है, और वजाइनल वॉल प्रोलैप्स हुआ है और उसकी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हुई है 10 साल पहले. तो सबसे पहले ना जब भी आप एमसीक्यूज सॉल्व करें तो आपने की को रट्टा नहीं मारना, ठीक है. आपने अपनी तरफ से पहले ऑप्शन सोचने हैं कि वजाइनल वॉल प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है. फिर उसमें से आपने एक्सक्लूड करने हैं कि बेस्ट मैनेजमेंट कौन सी है. बेसिकली जो एमसीक्यूज़ हैं वो की को रट्टा मारने के लिए नहीं होते, क्योंकि पास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही आएंगे, 8 या 10 आएंगे, पूरा पेपर तो पास नहीं लगेगा. तो बेहतर है कि आप एमसीक्यू से अपनी थ्योरी को अच्छी तरीके से रट्टा मारें, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स होती हैं जो हमें थ्योरी में याद नहीं होती, वो फिर हम एमसीक्यूज़ के थ्रू याद करते हैं, ठीक है. तो अब आ जाए वजाइनल वॉल प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है. एक तो सेक्रोकोल्पोपेक्सी आती है, कोल्पोक्लेसिस भी आता है और सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन आता है, ठीक है. तो सेक्रो वैसे तो बेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे सेक्रोकोल्पोपेक्सी ही होगी, बट आपको पता होना चाहिए कि सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन क्यों नहीं होगा, ठीक है. जब भी अगर प्रीवियस कोई सर्जिकल हिस्ट्री हो या कोई कोमॉर्बिडिटी हो, ठीक है, जिसमें एडिशन है, क्योंकि सेक्रोकोल्पोपेक्सी एब्डोमिनल प्रोसीजर है और सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन वजाइनल प्रोसीजर है, ठीक है. तो जब भी कोई कोमॉर्बिडिटी होगी या एडिशंस होंगे या प्रीवियस सर्जरी होगी, तो उस कंडीशन में हमने सेक्रो स्पाइनस फिक्सेशन टिक करना होता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन होगा वो होगा सेक्रो कोल्पोपेक्सी. ओके, सो हियर इज ई. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं. 30-year-old नलीपेरस डेवलप अ रेडिश ब्लैक नोड्यूल, ठीक है, और वो कहाँ पे है, स्कार के ऊपर है. प्राइमरी इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है और रेडिश नोड्यूल कब होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है. तो ये तो क्लियर कट स्कार एंडोमेट्रियोसिस, इसमें तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. मल्टीपेरस पेशेंट प्रेजेंटेड इन द गाइनी ओपीटी विद वल्वल इचिंग. डिस्चार्ज के साथ आई है. डिस्चार्ज कौन सा है, चीज लाइक एक्सिला. देयर इन द एक्सिला देयर इज अ वल्वल एरिथमा एडिमा. वजाइना शोर दी वाइट डिस्टेंस पैचेस. ओके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस ऑफ द कैंडिडियासिस. अच्छा, ये तो मैंने इसका चार्ट भी एक शेयर किया था जिसमें डिफ्रेंशिएट किया गया था वजाइनल जो भी डिस्चार्ज हैं और जो वजाइनल इन्फेक्शंस हैं ना उनको. तो कैंडिडियासिस में जो पीएच होती है ना वो कितनी होती है, लेस देन 4.5, ठीक है. और जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस में होती है वो कितनी होती है, मोर देन 4.5. तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें कौन सा मैच कर रहा है. देखा जाए तो सी भी सही है, डी भी सही है, हाँ, बट अगर बेस चूज़ करना है तो फिर हम यहाँ पे सी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4. 45-year-old नॉन डायबिटिक लेडी, पेरा 6+0, presented with a vaginal discharge and dysuria, having this problem for the long time and using the medicine on and off. ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है और उसको वजाइनल डिस्चार्ज और डिसयूरिया की कंप्लेन है. तो सबसे पहले हम डायबिटिक में, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है, कैंडिडियासिस ज़्यादा कॉमन होता है ना. तो सबसे पहले हम ब्लड शुगर चेक करेंगे, फिर उसके बाद हमने इसका स्वैब फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी करना है, ठीक है. सो हियर इज़ बी. ओके, अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 5. "70-year-old woman with an invasive squamous cell carcinoma, no evidence of the metastasis. Which one of the following is the best solution to her?" ठीक है, तो मतलब अर्ली स्टेज में है, वल्वल कार्सिनोमा है, तो उसकी बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन क्या है, रेडिकल वल्वेक्टमी. ओके, मोस्ट कॉमन कैरोटाइप ऑफ द कंप्लीट मोल वुड बी 46XS.
ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। 65 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इज बीइंग एडमिटेड फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। द मोस्ट कॉमन प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट टू लॉक फॉर द मेटासिस इज। क्योंकि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा सबसे पहले मेटासिस कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट एक्सरे होगा। 25-year-old para 1+1 history of the section and curettage, 6-month back for the molar pregnancy. Is being followed fortnightly, monthly beta HCG at 7th month of the follow. Beta HCG was found to be the raised after an initial declining लेवल, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब आप कीमोथेरेपी की इंडिकेशन आपने पढ़ी होंगी तो उसमें ये एक इंडिकेशन है, जब भी सक्शन एविक्यूशन के बाद अगर बीटा एचसीजी राइज होती है ना, तो फिर आपने इसको कीमोथेरेपी देनी है, ठीक है। अगर यही पेशेंट हमारे पास आती, ब्लीडिंग के साथ आती और हमें RPUCs मिलते अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हमने रीएविक्यूशन करना था। बट क्योंकि पेशेंट स्टेबल है और ब्लीडिंग की भी कोई कंप्लेन नहीं है, बेटा एचसीजी राइज हुआ है सेक्शन एवैक्यूएशन के बाद, तो ये सीधी सीधी इंडिकेशन है कीमोथेरेपी की, ठीक है। सो हियर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 22-year-old lady has a spontaneous vaginal delivery 3 months back. She present with vaginal bleeding since then. Her HP is 9 gram and her beta HCG is 1 lakh. The most likely diagnosis is, ठीक है। तो उसकी वजाइनल डिलीवरी हुई है, उसके बाद उसकी HP भी ड्रॉप हो गई है और पेशेंट को ब्लीडिंग की भी कंप्लेन है, और बीटा HCG जब हमने करवाई तो उसकी कितनी है, 1 लाख तक है। तो इतनी रेज्ड बीटा HCG कोरियोकार्सिनोमा में ही होती है, ठीक है। इन्वेसिव मोल या प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज में भी नहीं होती इतनी ज़्यादा रेज, ठीक है। सो हियर इज ए। 30-year-old unmarried girl presented with amenorrhea of 1 year. Clinical examination ultrasound revealed the multiple uterine fibroid. HB उसकी 5 ग्राम है और शी वांट टू गेट मैरिड आफ्टर 3 मंथ। तो उसके लिए कौन सा बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखें इसकी HB भी कम है, तो हम इसको क्या देंगे, GnRH एगोनिस्ट देंगे ताकि फाइब्रॉइड भी श्रिंक हो, और तब तक हमने इसका एनीमिया भी करेक्ट करना है। बाकी LNG हम नहीं दे सकते क्योंकि यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्टेड होती है, मल्टीपल फाइब्राइड है। OCPs भी नहीं देंगे, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर या प्रोजेस्टेरोन भी नहीं देंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो होगा GnRH एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 22-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैव द डिस्मेनोरिया विद अ रेगुलर साइकिल. शी इज डायग्नोज्ड टू हैविंग अ माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर हर। तो डिस्मेनोरिया है और साइकिल इसकी रेगुलर है, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसमें हमने क्या देना है, इसको इंसर्ट देंगे हम। Okay, so question number 12. 18-year-old sexually active female has a yellowish discharge. On examination, the cervix is the erythematous and a discharge reveal the numerous leukocyte, ठीक है। अच्छा, जब भी हमें ल्यूकोसाइट मिले, ठीक है, और पेशेंट को येलोइश वजाइनल डिस्चार्ज हो, तो मोस्टली जो डायग्नोसिस होता है ना, वो निशेरिया गोनेरिया होता है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कैंसर ऑफ द वजाइना इज़ द इंटीरियर वॉल ऑफ द अपर थर्ड, ठीक है। कितना परसेंट होता है, 51% जो वजाइनल कैंसर होता है वो अपर थर्ड ऑफ द इंटीरियर वॉल में होता है, और 30% होता है लोअर थर्ड में, और 19% होता है मिडिल थर्ड में, ठीक है। एन इनफर्टाइल वुमेन ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं आप। एन इनफर्टाइल वुमेन हैज़न टेकन द क्लोमिफेन सिट्रेट फॉर द इंडक्शन ऑफ द ओव्यूलेशन, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द साइकिल पेशेंट को कंप्लेन हुई सीवियर पेन की और वजाइनल स्पॉटिंग की। अल्ट्रासाउंड पे हमें मिला सिस्टिक मास दैट इज़ 6 × 5 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट एडनेक्सल साइड। तो बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन क्या है, बेसिकली इसको हुआ क्या है, आफ्टर द इंडक्शन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, OHSS, ठीक है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हुआ है, ठीक है। तो अगर हमसे इनिशियल पूछते ना तो हमने स्टॉप कर देनी थी क्लोमिफेन सिट्रेट। अगर क्योंकि बेस्ड मैनेजमेंट ऑप्शन पूछ रहे हैं और पेशेंट को कंप्लेन है, ब्लीडिंग भी है, तो हो सकता है कि
टोर्शन हो गई हो या सिस्ट रैप्चर हो चुकी हो, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है लेप्रोस्कोपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 52-year-old woman attended the gynecological OPD with the history of the PV bleeding following the use of the HRT, the most probable cause in this, ठीक है। पेशेंट की एज है 52, HRT यूज़ कर रही है। अब उसकी HRT के बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कोगुलेशन डिफेक्ट तो नहीं हो सकता है, डायबिटिक अनकंट्रोल की वजह से भी नहीं हो सकता, ठीक है। लिवर डिजीज़ ये भी नहीं हो सकता। So here is the poor compliance and bleeding from the atrophic endometrium. Okay. Question number 16. 60-year-old woman postmenopausal complaining of the blood-stained vaginal discharge often on. She has the vaginal UV prolapse for last 5 years. ठीक है, the most common cause. तो प्रोलैप्स की वजह से जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है ना वजाइनल डिस्चार्ज की, वो होती है डीक्यूबिटस अल्सर की वजह से, ठीक है। बेसिकली ये अल्सर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। और इस वजह से फिर पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है। करना क्या होता है, हमने रीपोजिशनिंग करनी होती है पेशेंट की और प्रेशर रिलीव करना होता है, ठीक है। सो हियर इज सी। Question number 17. 25-year-old Vera 2 plus 0 has delivered a live baby, vaginal delivery 2 month back, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को यूरिनरी लीकेज है, मतलब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो उसका कौन सा अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब देखिए, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में सबसे पहले आप ना स्टार्ट से करें कि आपने क्या करना है। जो भी पेशेंट के रिस्क फैक्टर हैं, आप उन्हें सबसे पहले तो उनको एड्रेस करना है। अगर BMI ज़्यादा है तो फिर आपने वेट लॉस के लिए उसको एडवाइस करना है। लाइफस्टाइल बेसिकली मॉडिफिकेशन आपने करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज सब करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है, बर्स्ट कॉल्पो सस्पेंशन करेंगे, ठीक है। और देन अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है, सर्जिकल ऑप्शन में, तो फिर आपने स्लिंग प्रोसीजर, रेक्टल स्लिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपने TVT करना है। और फिर ऐसे अगर ये सारे ऑप्शन पेशेंट डिक्लाइन कर रही है या फेल हो जाए तो फिर आपने बल्किंग एजेंट देना है। और अगर वो भी डिक्लाइन कर रही है, वो भी फेल हो जाए, तो फिर आपने डायलोक्सिटीन देना है, ठीक है। सो जो भी आप टॉपिक करें ना, तो साथ साथ आप ना उस टॉपिक की जो जिस इसमें मैनेजमेंट पूछ रहे हैं, तो आपको A to Z मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार रिवाइज ना करनी पड़े, एक बार तभी अच्छे से पढ़ लें। सो हियर इज़ D, ठीक है। अच्छा, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला हैज़ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। तो फिस्टुला के लिए हम करते क्या हैं, बेसिकली अगर किसी पेशेंट को ऑब्स्टेट्रिक लेबर हो ना, तो उसमें हम कैथेटराइज कर देते हैं पेशेंट को 7 to 10 days तक, ताकि फिस्टुला फॉर्मेशन से बच जाएं। फ्री ड्रेनेज फॉर दी 7 days आफ्टर द ट्रॉमेटिक डिलीवरी। सो हियर इज A, ओके। क्वेश्चन नंबर 19. After performing the hysterectomy for the benign disease, the based prediction on the post-operative sexual function depend on. बेसिकली हिस्टेरेक्टमी के बाद पेशेंट को लॉस ऑफ लिबिडो और सेक्सुअल डिस्फंक्शन की कंप्लेन होती है बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द वजाइनल लेंथ की वजह से भी। एक काज ये है, और भी हैं काजेज़ काफ़ी, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सब में से यहाँ पे वजाइनल लेंथ होगा। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट वजाइनल लेंथ पेशेंट हैव दी कंप्लेनिंग ऑफ द सेक्सुअल डिस्फंक्शन आफ्टर दी। बहुत ही रेयर होता है, होता नहीं है बेसिकली सेक्सुअल डिस्फंक्शन इतना कॉमन आफ्टर द हिस्टेरेक्टमी, बट इट कुड बी ड्यू टू द शॉर्ट वजाइनल लेंथ। सो हियर इज C. A 32-year-old patient Para 2 plus 0 with a history of the normal vaginal delivery 3 month back, ठीक है। और अब पेशेंट हमारे पास आई है फैमिली प्लानिंग के लिए, और शी इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द कंट्रासेप्शन। शी वांट द बर्थ स्पेसिंग फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड वुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम लार्क में देखें ना, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी हो सकता है, नॉर प्लांट भी हो सकता है। बट अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो नॉर प्लांट का सक्सेस रेट ज़्यादा है, ठीक है। फेलियर रेट बिल्कुल कम है, 0.5 तक के, ठीक है। मैं थोड़ा आपको एविडेंस भी दिखा देती हूँ उसका।
ओके, सबसे पहले तो आप ये देखें, कंप्लेन ऑफ दी आफ्टर द हिस्टेक्टमी इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ द लिबिडो, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरक्रॉस एंड डिक्रीज सेक्शुअल रिस्पॉन्स, डिफिकल्टी विद रीचिंग द ऑर्गेजम, damaged sensation of the vagina, dyspareunia, vaginal shortening, loss of the penile penetration, the loss of the vaginal elasticity and the lubrication, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हिस्टेक्टमी में, ठीक है। तो हमारी जो हमारे पास जो ऑप्शन थे ना, उस हिसाब से यहाँ पे होगा वजाइनल लेंथ, ठीक है। ओके, सो हियर यू कैन सी कि फेलियर रेट सबसे ज़्यादा जो कम है ना, वो किसका है, इम्प्लेनोन का है, 0.05 तक है। और अगर हम IUCD की बात करें ना, तो मायरीना का है 0.2 तक है, और कोपर का कितना है, 0.8 तक है, ठीक है। अगर टिपिकल यूज़ में, अगर परफेक्ट यूज़ में देखें तो कोपर का है 0.6 तक और मायरीना का है 0.2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लेनॉन। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। 30 ईयर ओल्ड पैरा 3 having one alive issue to stillborn babies presented to you for the contraceptive advice, ठीक है। कंट्रासेप्शन आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंट्रासेप्शन पूरा रट्टा ही है एक तरह से, आप समझें। तो उसको अच्छे से आपने, इसके जो चार्ट हैं वो आपने यूके में कैटेगरीज जो है वो, उसको तो आपने अच्छे से रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो आप देखें कि पेशेंट का एक अलाइव है, 2 स्टिल बोर्न है, और अब हमारे पास आई है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है। तो आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक में हमने यूके में कैटेगरी में कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड आते हैं, ठीक है। 1 में कौन सा आता है, 2 में कौन सा आता है, 3 में, 4 में, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट हर लास्ट डिलीवरी वाज 3 मंथ बैक एंड वुड शी डेवलप द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की भी हिस्ट्री है। तो अब आप बताएं कि सूटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। बैरियर, OCPs, तो आपको पता है कि OCPs तो हम देते नहीं हैं, ठीक है। और इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन, IUCD या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। ओके, तो सबसे पहले आप देखें कि अगर किसी पेशेंट में वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री हो ना, तो फिर उसमें जो यूके में कैटेगरी 1 में जो आता है वो कॉपर आयोडी आता है, और LNG बाकी सारे यूकेमेक 2 में आते हैं, और कंबाइन जो है यूकेमेक 4 में, ठीक है। अब यहीं पे आप रट्टा मार लें इसको, ठीक है। एक अच्छी तरीके से आप इसको देख लें, और उसके बाद ये तो हो गया कि वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में हमने, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कॉपर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक में यूके में कैटेगरी 1 में कौन सा आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक में अकॉर्डिंग टू द यूके में कैटेगरी 1 कॉपर आयोडी, और कैटेगरी 2 में फिर LNG, IUS, इम्पेलानॉन, डम्पा, बाकी सारे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक में कैटेगरी 2 में आते हैं, सिर्फ कॉपर आयोडी कैटेगरी 1 में आता है। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ पे इंट्रायूटेराइन डिवाइस है तो फिर हमने वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो हियर इज़ IUD, ठीक है। तो बेसिकली MCQs करने का मतलब यही होता है कि आपने साथ साथ थ्योरी को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, a 40-year-old lady came to outpatient department with the complaining of the mass and nipple discharge, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन वुड बी, जब हमने ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक किया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी पेशेंट हमारे पास आएगी ब्रेस्ट मास के साथ, तो सबसे पहले हमने उसकी अल्ट्रासाउंड करनी है, और उसके साथ साथ हमने नीडल कोर बायोप्सी करनी है, ठीक है। ये इसकी बेस्ट मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो यही है। बट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कर दिया है, तो फर्स्ट लाइन तो हमारी यही है कि आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद आपने नीडल कोर बायोप्सी करनी है, ठीक है। अगर दोनों साथ होती तो बेटर था, बट हियर इज़ E. Question number 23. A 30-year-old nulliparous presented in a clinical OPD with a complaint of the primary infertility. She was diagnosed as the case of the pelvic endometriosis. The likely cause of the endometriosis would be. तो बेसिकली इसकी 3 थ्योरी हैं, ठीक है। जो सबसे मोस्ट कॉमन काज है ना इसका, वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। बाकी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक भी है, बट इन सबसे अगर हम लाइकली काज अगर कहें तो फिर वो
रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होगा। सो हियर इज ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। 24-year-old अनमैरिड है, ठीक है, और स्कूल टीचर है, प्रेजेंटेड विद दी सीवियर डिस्मेनोरिया। और जब हमने लेप्रोस्कोपी की तो हमें एंडोमेट्रियोसिस मिला। तो इनिशियल मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, बेसिकली जब भी हम एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट हमने पढ़ी थी, तो सबसे पहले तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे उसको रखते हैं। हमने उसको एनसेड देना होता है सिर्फ माइल्ड पेन के लिए। जो पेशेंट जिनमें माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस होता है ना, और जिनकी फैमिली इनकम्प्लीट होती है, तो उनको सबसे पहले हमने नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको एनसेड देते हैं या आप पैरासीटामोल दें। ठीक है, पैरासीटामोल और एनसेड आप देते हैं 3 मंथ तक। ठीक है, अगर उससे रिलीव नहीं होता तो फिर आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट पे आना है। ठीक है, हार्मोनल में फिर आप ओसीपीज देते हैं उसको। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एनसेड और पैरासीटामोल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट पे आ जाना है, प्रोजेस्टेरोन और बेफेमिक एसिड। सो हियर इज ए। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 25। 30-year-old लेडी 38 वीक गेस्टेशन पे आपके पास आई है, उसको प्राइमरी जेनाइटल हर्पीज़ है और उसकी ईडीटी है जो 1 हफ्ते के बाद है। तो आपने इसको क्या देना है? 3rd ट्राइमेस्टर में आई है, हर्पीज़ है, उसको प्राइमरी है, तो आपने इसको एसाइक्लोविर थेरेपी देनी है। ठीक है, Which of the following suture material has the property of the easy healing but with the severe inflammatory response? ठीक है, तो ये आपने suture मटेरियल पढ़ने हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। यहाँ पे होगा सिल्क। ठीक है, ओके, सबसे पहले ना आप देखें कि ऑब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल कौन से हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल कौन से हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्बेबल में जो सिंथेटिक है ना, वो है मोनो क्राइल, वाइक्रल और पीडीएस, और जो नेचुरल हैं वो हैं कोलेजन्स। ठीक है, और जो नॉन एब्जॉर्बेबल हैं उसमें जो सिंथेटिक हैं उसमें है इथिलोन और प्रोलीन, और जो नेचुरल हैं उसमें है सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल सिल्क और सर्जिकल स्टील। ठीक है, तो एक मरतबा आप इसको अच्छे से रट्टा मार लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। अब आ जाते हैं कि इनके बेनिफिट कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। ठीक है, ये एक और चार्ट है, सेम ही है, देख लें। अच्छा, ये सब मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में। अच्छा, अब थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। जो नेचुरल है ना वो बायोलॉजिकल हैं, और ये जो नेचुरल सुचर मटेरियल होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और जो सिंथेटिक होते हैं ना उनमें मिनिमल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। ठीक है, नेचुरल आपके कौन कौन से हैं? कैटकट है, सिल्क है, क्रोमिक है, और सिंथेटिक नाइलॉन, वाइक्रल, मोनोक्राइल, पीडीएस, प्रोलीन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, जो नेचुरल है ना, अब उसमें हमारे पास तो 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक तो हमारे पास कैटकट भी है क्वेश्चन में और सिल्क भी है। तो हमने पढ़ा है कि नेचुरल जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाते हैं, बट आप देखें कि क्वेश्चन में ये भी है हैविंग द ग्रेट हैंडलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप सिल्क में देखें हैविंग द हाई टेंसाइल ग्रोथ, स्लाइट बैक्टीरियल एडिशंस, गुड कंपैटिबिलिटी एंड ग्रेट हैंडलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो कैटकट है दैट आल्सो काजिंग द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बट हैविंग द हाई डिग्रेडेशन रेट एंड सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसी तरीके से आपने बाकी भी याद रखने हैं। अच्छा, ये मैं कार्ड शेयर कर दूँगी आपके साथ। सो यहाँ पे क्या होगा? सिल्क। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएँ। ग्रेविडा 3 पैरा 2 28-year-old वुमेन अटेंडेड विद द एंटीनेटल क्लिनिक एट द 38 वीक ऑफ द जेस्टेशन। ठीक है, और her last delivery was through the cesarean section. She is concerned about the mode of delivery and the absolute contraindication of the trial of labor. तो बेसिकली ये क्या पूछना चाह रहा है? वीबेक का। ठीक है, कि उसकी क्या कंट्राइंडिकेशन है। वीबेक की कंट्राइंडिकेशन क्या है? क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में हम नहीं करते। सो हियर इज बी। द फोर्सेप डिज़ाइन फॉर द रोटेशन ऑफ द फीटल हेड एट द मिड पेल्विस। ठीक है, तो फोर्सेप पे आपने अच्छे से रट्टा मारना है कि मिड पेल्विस में कौन सा फोर्सेप लगता है,
रोटेशनल कौन सा है, ठीक है, नॉन रोटेशनल कौन सा है। ओके, सो हियर यू कैन सी आउटलेट में आप कौन सा लगाते हैं। आउटलेट में आप सिम्सन भी लगा सकते हैं और रिगली फॉर्सेप लगाते हैं, ठीक है। और जो लो कैविटी फॉर्सेप है उनमें फिर कीलैंड भी आ सकता है और नेवली ब्रांड भी आता है, ठीक है। और उसके अलावा मिड कैविटी फॉर्सेप हम कह रहे थे, उसमें जो है वो है कीलैंड, ठीक है। और ब्रीच में हम यूज़ करते हैं पाइपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, a 30-year-old infertile lady is under the investigation. Couple has married for 8 years. The semen analysis of the husband show the twin head. बेसिकली सीमेन एनालिसिस में हमें मार्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ मिली हैं, ठीक है। तो इन रिपीट हुआ है और उसके बाद ही सेम हमें फाइंडिंग मिली ठीक है। और जो रिपीट हुआ है वो 1 मंथ के बाद हुआ है। हमने जो सेमेन एनालिसिस रिपीट करवाना होता है ना, वो 3 मंथ के बाद करवाना होता है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट साइकिल के लिए स्पर्मेटोजोआ को कम से कम 3 मंथ चाहिए होते हैं न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ के लिए। सो हियर इज़ ए रीसेंट द सीमेन टेस्ट आफ्टर द 12 वीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। 30-year-old Lily Paris मैरिड फॉर द 1.5 year वांट टू कंसीव, ल्यूटल फेस प्रोजेस्टेरोन लेवल शो द एन एवोल्यूशन, ठीक है। और BMI इसका है 26। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में सबसे पहले हम इसको क्लोमिफेन सिट्रेट और उसके साथ मेटफॉर्मिन देंगे। अब जो गाइडलाइन अपडेट हुई हैं उनमें फर्स्ट लाइन लेट्राजोल है, क्योंकि ये 5 पेपर हैं तो पहले क्लोमिफेन सिट्रेट और मेटफॉर्मिन ही देते थे। सो हियर इज ए क्वेश्चन नंबर 31, a couple, wife 28-year-old and husband 30-year-old, married for the 3 year, present for the infertility evolution, and the wife has the menstrual cycle 5/30, नॉर्मल menstrual cycle है, कोई इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, बाकी एग्जामिनेशन भी नॉर्मल है, कोई कोइटल प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इनफर्टिलिटी में सबसे पहले जो हम टेस्ट करवाते हैं वो सेमेन एनालिसिस करते हैं। सो हियर इज सी, a 27-year-old para 1+0 with a secondary infertility has received the few cycle of the clomiphene citrate. Follicle tracking has shown the good follicle in the previous cycle. Before planning the next step of the management, the most appropriate investigation would be. तो इट मीन्स के फीमेल साइकिल नॉर्मल है, ओवा भी ठीक है, तो फिर हमने मेल के लिए सेमेन एनालिसिस करना है, ठीक है। A 35-year-old has a scanty period present with the infertility, waiting for the laparoscopy revealed the blocked tube with the addition, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो काज है PID का वो है क्लेमाइडिया, उसके बाद गोनेरिया। सो हियर इज ए क्वेश्चन नंबर 34, a transvaginal ultrasound revealed the 2 centimeter size and unruptured tubal ectopic pregnancy. 24-year-old in a 24-year-old in her first pregnancy. She is typically stable and attended the OPD with the complaint of the lower abdominal pain. What is the best option for her? ओके, तो जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ पेशेंट को पेन की कंप्लेन होगी तो फिर हमने वहाँ पे लेप्रोटमी करनी होती है, ठीक है। सो हियर इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन इज़ दी डी। अगर पेशेंट को पेन ना हो तो फिर हम उसको मीथोट्रेक्सेट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, a 40-year-old woman has presented with the फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शन, और जो भी इसकी प्रेगनेंसी थी वो एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी थी। सो एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन काज है ना वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। सो हियर इज बी क्वेश्चन नंबर 36, a 28-year-old lady, a case of the previous 4 first trimester abortion, और शी इज़ अ नोन केस ऑफ द एप्ला। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑप्शन क्या है एप्ला का? तो जैसे ही PT पॉजिटिव होती है तो हमने पेशेंट को एस्प्रिन और हेपरिन दे देना है, ठीक है। तो आपने ना उसको एस्प्रिन और हेपरिन स्टार्ट कर देनी है जैसे PT पॉजिटिव हो, 34 वीक ऑफ जेस्टेशन तक हमने उसको एस्प्रिन और हेपरिन देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, a 60-year-old where a 2+0 present with the post menopause bleeding
एंड दैट इज़ लास्ट फॉर दी 3 मंथ। ऑन एग्जामिनेशन आपको वल्वा वजाइना एट्रोफिक मिल रही है और सर्विक्स पिन पॉइंट, यूट्रस बल्की, और उसके अलावा देयर इज़ अ नो एडनेक्सल मास, सो द मोस्ट लाइकली काज ऑफ द ब्लीडिंग इज़। तो यहाँ पे आप देखें अच्छा, बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये है पायोमेट्रा की। ठीक है, इसमें होता क्या है, पस एक्यूमुलेट हो जाती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से यूट्रस है वो बिल्कुल टेंडर हो जाता है, सर्विक्स पिन पॉइंट हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है कि आपने उसको ड्रेन करना है और एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है, सो हियर इज़ प्रेजेंटेशन इसकी यही है कि पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आपके पास आएगी, डिस्चार्ज के साथ आएगी, और एग्जामिनेशन पे आपको यूट्रस बल्की, टेंडर मिलेगा और सर्विक्स आपको पिन पॉइंट मिलेगी। कासेस यही है कि सेंटिंग इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, किसी मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, अ 48-year-old वूमेन हैज़ स्टॉप द मेंस्ट्रुएटिंग 2 ईयर अगो। ठीक है, इट मीन्स पोस्ट मेनोपॉजल वूमेन है। ठीक है, और अब उसको हॉट फ्लैशेस और वजाइनल ड्राइनेस है और डिस्पेरिनिया है। तो उसमें मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या देंगे आप उसको? कंबाइन एचआरटी देंगे, कंटिन्यूस कंबाइन एचआरटी देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 39, 30-year-old Klepta 7 para 6 present with the mass in left upper abdomen and mild abdominal pain. On PA, examine the mobile non-tender mass 16 week size and that is the separately from the uterus. अल्ट्रासाउंड पे हमें यूनिलेटरल ओवेरियन सिस्ट मिली है और कोई साइटस नहीं है, 10 वीक की प्रेगनेंसी है, CA-125-200 तक हमें मिला है। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी में एक तो फंक्शनल सिस्ट होती हैं, ठीक है, बट उनकी जो साइज़ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, 6 सेंटीमीटर तक होती है और वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं ख़ुद ब खुद। 16 वीक्स तक फंक्शनल सिस्ट रिज़ॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, हमने एक चार्ट किया था ओवेरियन सिस्ट इन दी प्रेगनेंसी। उसमें क्या था कि जब भी आपके पास पेशेंट आए जिसकी सिस्ट की साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम हो तो फिर आपने उसको रीअश्योर करना है और उसके बाद आपने उसका रिपीट करना है स्कैन आफ्टर द 4 वीक। तो प्रेगनेंसी में फंक्शनल सिस्ट कॉमन होती हैं, कॉर्पस ल्यूटल सिस्ट होती है, बट क्योंकि आप देखें कि सिस्ट की साइज़ है 10 सेंटीमीटर, इसमें अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा सिस्ट होना तो फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे तो अगर सिंपल सिस्ट होना तो फिर उसमें हमने एस्पायरेशन हम कर देते हैं, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो या डर्मोइड सिस्ट हो तो फिर उसमें हमने एस्पायरेशन नहीं करनी होती। ठीक है, उसमें फिर हम सिस्टेक्टमी ही करते हैं। फिर आप लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, दैट इज़ सेफ़ अगर आप हसान या पामा टेक्निक के थ्रू करें। और जब भी आप मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करेंगे तो फिर आप MRI करवाएंगे। ठीक है, सो क्योंकि इसकी एज भी 30 ईयर है, यूनिलेटरल है, प्रेगनेंसी है, इसको 10 सेंटीमीटर की सिस्ट है, सो दीज आल फीचर सजेस्टिंग द डर्मोइड सिस्ट। बाकी जो जर्म सेल ट्यूमर हैं ये इतने कॉमन नहीं होते प्रेगनेंसी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, 16-year-old was booked at the 11 week of the pregnancy and ultrasound scan show the 6 centimeter cyst that is the thin wall, कोई septation नहीं है, इट मीन्स कि सिंपल सिस्ट है। तो मोस्ट कॉमन जो प्रेगनेंसी में होती है वो कौन सी होती है? कार्पस ल्यूटल सिस्ट। ठीक है, सो हियर इज ए कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी is confined to the one ovary. ठीक है, with the peritoneal washing positive with the malignant cell, so the staging would be the stage 1C. The most commonly cause of the abnormal pap smear is HPV. 36-year-old patient, para 4, post-coital bleeding and intermenstrual bleeding that is in past 1 year. क्लिनिकली सर्विक्स रेगुलर है, ब्लीड टू टच है, EU पे हमें क्या मिला है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा स्टेज 1A1। ठीक है, और क्योंकि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, अगर प्रेग्नेंट होती तो फिर हमने कौन बायोप्सी करनी थी? पैरा 4 है, 4 बच्चे हैं उसके, 36 ईयर एज में आई है हमारे पास, तो फिर हमने सिंपल हिस्टेक्टमी करनी है। ठीक है,
Question number 44. 35-year-old obese, Gravida 3, Para 2, previous normal vaginal delivery, 37 week of the gestation. During pregnancy, she developed the diabetic और metformin पे है, ठीक है। अगर GTM जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी पेशेंट GTM की होगी, जिसकी डायबिटिक वेल कंट्रोल होगी, ठीक है, तो उसको हमने 40+6 वीक्स तक लेके जाना है, ठीक है। और जिन पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होंगी और ये जो इंसुलिन पे होंगी तो उनको फिर हमने 39 पे इंड्यूस करना है। तो क्योंकि इसकी वेल कंट्रोल है, मेटफॉर्मिन पे है, तो उसको हमने छोड़ देना है फॉर 40+6 वीक्स तक के लिए। सो हियर इज़ ई। क्वेश्चन नंबर 45. 28-year-old Gravida 3, Para 2, presented at 34 week of the gestation, complaining of the yellow discharge of skin और डार्क कलर स्टूल है, प्यूराइटिस है बट विदाउट द रेश। सो दैट इज़ द टिपिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द ओप्सकोली। ओप्सकोली के लिए हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है? सीरम बाइल एसिड एंड साल्ट। सो हियर इज सी। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स कौन सी प्रेगनेंसी में नहीं देते? स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देते, बाकी हम चारों देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47. यंग वुमेन रिसेंटली मैरिड विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द थैलेसीमिया अफेक्टेड बेबीज़। थैलेसीमिया माइनर थे पेशेंट को, ठीक है। तो अब ये कंसीव करना चाह रही है, तो सबसे पहले हमने हस्बैंड का भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना है ताकि फिर हमने पेशेंट को रिस्क बता सकें कि उनके बच्चों में कितना रिस्क है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर हमने आगे उसकी काउंसलिंग करनी है। 23-year-old primary gravida report in the gynae OPD with the pregnancy of the 10-week frequency and the burning maturation। बेसिकली इसको UTI है। तो हमने जब UTI का टॉपिक किया था तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने नाइट्रोफ्यूरेटिन देनी है और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने ट्राइमेथोपेन और सल्फामिथाजोल देनी है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इनमें से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पाइपेडेमिक एसिड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49. 65-year-old woman present with the postmenopausal bleeding. Her report uterine curettage reveal the mixed Mullerian tumor, ठीक है। बेसिकली जो मिक्स्ड मुलेरियन ट्यूमर है, हाँ, ये बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, ठीक है, और रेयर है बट एग्रेसिव है। तो जो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ना, वो यही है कि THPSO करें आप, उसकी स्ट्रेचिंग लेप्रोटमी करें, कीमो और रेडियो पे रखें उसको, ठीक है। सो हियर इज़ बी। और क्वेश्चन नंबर 50. यंग पेशेंट प्रेजेंट एट द 6 वीक ऑफ द एमेनेरिया। अल्ट्रासाउंड स्कैन शो द इम्पटी यूट्रस और नेक्सल मास हमें मिला है 3 × 3 सेंटीमीटर साइज़ का। बट बीटा HCG लेवल अप्रोप्रिएट फॉर अ डेट। तो आपने क्या करना है? प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन जब हमने किया था तो उसमें बेसिकली एक चार्ट था जिसमें चलो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ओके, तो आप यहाँ पे देखें, हाँ, जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे हमें इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ना मिल रही हो ना, तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है तो आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करें, और अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है ना तो फिर तो डायरेक्ट आपने उसकी सर्जरी करनी है, लेप्रोस्कोपी करें या लेप्रोटमी करें, ठीक है। बट यहाँ पे पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है तो फिर हमने एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करनी है। बीटा HCG आपने करवाया, ठीक है, वो आपको पॉजिटिव मिला, फिर आपने दोबारा बीटा HCG करना है आफ्टर 48 आवर। फिर आप देखेंगे कि बीटा HCG की वैल्यू कितनी आती है। अगर वो 50% से फॉल कर रही है तो इट मीन्स के मिसकैरेज है, ठीक है, और अगर ये 60% से ज़्यादा हो रही है तो इट मीन्स के इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, ठीक है। फिर आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड को रिपीट करना है, और बट अगर ये सब ऑप्टिमल है ना तो फिर इट मीन्स कि एक्टोपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने रिपीट करनी है बीटा HCG। अब रिपीट करेंगे बीटा HCG, ठीक है, फिर देखेंगे कि बीटा HCG की वैल्यू कितनी आती है, फिर उसके हिसाब से आपने आगे इसको लेके जाना है। सो हियर इज सी। और अगर बीटा HCG 1000 तक आ जाती है तो फिर आपने करना क्या है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड को रिपीट करना है, ठीक है। फिर उसमें दोबारा इम्पटी यूट्रस आता है तो आपने उसको ट्रीट करना है एज अ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, ठीक है। तो फिर आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पूछ रहे हैं प्रेगनेंसी में। तो बेसिकली क्या होता है? डिक्रीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, बाकी टाइडल वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ होता है, वाइटल कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होता, रेस्पिरेटरी रेट स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन भी इंक्रीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 52. Gravida 5 Para 0+4 6 वीक पे आपके पास आई है, और इसके पहले 4 फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हैं। अब आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? ठीक है, अगर प्रेगनेंसी से पहले आती तो आप एप्ला का वर्कअप करवाते, क्योंकि अब ये प्रेग्नेंट होके आई है
प्रेगनेंसी में तो आप एप्ला का वर्कअप नहीं करवाएंगे, तो फिर आपने 6 वीक पे क्या करना है, अल्ट्रासाउंड ही करना है, ठीक है, फॉर द वायबिलिटी। सो हियर इज डी। Question number 53, a 26-year-old primary gravida has ultrasound scan 20 वीक ऑफ द gestation scan में आपको मिला है ट्विन gestation, एक अलाइव है और एक एन एंड गैप है। आप कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी को टिल टर्म तक, ठीक है, क्योंकि ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप टर्मिनेट कर दें। 23-year-old प्राइमरी ग्रेविडा 32 वीक के पे आपके पास आई है और उसको फिट्स पड़े हैं, कॉन्शियस है, ब्लड प्रेशर रेज्ड है, एडिमा है, एल्ब्यूमिन पॉजिटिव है, तो आपने क्या देना है क्लेम्शिया में, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे आप ई। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्टमार्टम इन प्रेसिपिटेस लेबर, सो दैट इज़ द हेमरेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, ग्रेविडा 2 पैरा 1 28 वीक ट्विन प्रेगनेंसी प्रेजेंट विद द प्रीटर्म लेबर। अच्छा, उसको टोकोलाइटिक दिए हैं, नेफिडेपिन और बीटामेथासोन दिया है, ठीक है। और अब पेशेंट को कंप्लेन हो रही है एसओबी की और उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन भी लो है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा। अच्छा, क्योंकि नेफिडेपिन और मेटामेथासोन जब हम देते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है फ्लूइड ओवरलोड, दैट इज कासिंग दी पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से भी इसको पल्मोनरी एडिमा ही हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और लो ऑक्सीजन सेचुरेशन है। अगर इसको कोई चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं है, मोस्टली जो टिपिकली प्रेजेंटेशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वो चेस्ट पेन की कंप्लेन होती है। सो हियर इज डी। द रिस्क फैक्टर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विद द रिकरेंट प्रीटर्म लेबर, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर यही है इसका कि प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ हो, तो फिर उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। 20-year-old patient has just delivered first twin. The abdominal examination revealed the second twin in the transverse lie. अच्छा, सेकेंड ट्विन ट्रांसवर्स लाई हो और हार्ट रेट एबनॉर्मल हो ना, तो फिर हमने IPV करना होता है, और अगर हार्ट रेट नॉर्मल है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, तो फिर हम ECV करेंगे। सो हियर इज सी कि ब्रेडी मैन, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा है 39 वीक पे आई है हमारे पास, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज़ प्रोलॉन्ग, वजाइनल फाइंडिंग पे +1 पे है और राइट ओसिपिटो इंटीरियर पोजीशन है। अच्छा, रजिस्ट्रार ने वेंटोस अप्लाई किया, वेंटोस की कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं, तो वेंटोस की जो कॉम्प्लिकेशन है वो सेफिल हेमाटोमा एंड वजाइनल ट्रोमा है, फेशियल नर्व पैल्सी मोस्टली फोर्सेप में होती है। सो हियर इज बी। क्वेश्चन नंबर 60, वुमेन विद द हाइट लेस इन दी 155, ठीक है, और उसको CPD नहीं है। अच्छा, डस नॉट हैव द CPD इफ़, अगर उसकी पहले नॉर्मल बर्थ हो चुकी है तो इट मीन्स कि उसको CPD नहीं होगी। सो हियर इज डी। क्वेश्चन नंबर 61, a 28-year-old primary gravida seen at the antenatal clinic at the 41 week of the gestation, और सिंगलटन प्रेगनेंसी है, कैफेलिक प्रेजेंटेशन है, 3/5 पल्पेबल है, बिशप इसका 2 है, कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है इंडक्शन के लिए। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे इंट्रावजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होगा, ठीक है। सो हियर इज सी। इंट्रासर्वाइकल प्रोस्टाग्लैंडिन हम नहीं देते इंडक्शन के लिए, इंट्रावजाइनल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 32-year-old हाइपरटेंशन 160/110 BP है, प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शन, और पेशेंट सडनली लूज कॉन्शियसनेस, हेविली ब्लीड कर रही है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज हियर सेरिब्रल हेमरेज। 28-year-old 38 वीक प्रेगनेंसी और एडमिट हुई है सिजेरियन सेक्शन के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद दी सेफ्टी ऑफ दी ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया सेफ है, ठीक है, अमॉन्ग देम। क्वेश्चन नंबर 64, ग्रेविडा 2 पैरा 1 प्रेजेंटेड विद 39 वीक ऑफ द जेस्टेशन, लेबर पेन के साथ आई है, 7 cm डायलेटेड है और हेड से कहाँ पे -2 पे है, लेबर प्रोग्रेसिव स्लोली, फीटस सीम टू बी द गुड साइज, आफ्टर 2 आवर पेशेंट फुली डायलेटेड हो गई, ठीक है। आउटलेट फॉर्सेप अप्लाई किया, उसके बाद पेशेंट को पेरिनेल टियर हो गया जिसने इंटरनल एनल स्फिंक्चर को इन्वॉल्व किया। तो हमें मालूम है कि इंटरनल एनल स्फिंक्चर कब हम कहते हैं, जब 3rd डिग्री पेरिनेल टियर हो, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट तब होती है ना। 3rd डिग्री पेरिनेल टियर में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और जब रेक्टल एनल म्यूकोसा इन्वॉल्व हो तब हम 4th डिग्री पेरिनेल टियर कहेंगे। सो हियर इज डी, ठीक है, सॉरी सी।
Question number 65. 16-year-old primary Revada booked at the 18 week. What will you keep in while doing the antenatal care? तो आपने इसको बताना है कि teenage pregnancy are associated with the social problem. So here is E. Contraindication to the application of the vacuum extractor are following except. CPD में हम नहीं लगाएंगे, हाई हेड में भी नहीं लगाएंगे, प्रीमेच्योर बेबी में भी नहीं लगाएंगे, ब्रीच में भी नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हम लगा सकते हैं 8 सेंटीमीटर के बाद हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो हियर सी ग्रेविडा 3 पैरा 2 विद द प्रीवियस SVD 40 वीक पे हमारे पास आई है, एक्टिव स्टेज ऑफ द लेबर में इपिड्यूरल एनाल्जेसिया उसको दे दिया गया है, ठीक है, और उसको 1 आवर हो गया। फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की एडिक्वेट हैं, और वर्टेक्स +2 है, ओसिपिटो इंटीरियर है, तो हम छोड़ देंगे उसको, ठीक है। बट फॉर स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी क्वेश्चन नंबर 68. 20-year-old primary Revada who is 24 week of the pregnant express concern about the normality of her fetus after learning that a close friend has just delivered an infant with hydrocephalus. The most likely feature about the hydrocephalus is that should be included in counseling is. तो हाइड्रोकेफेलस क्या है? इट इज़ दी मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी, ठीक है। सो हियर इज सी द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डाउन सिंड्रोम एट द 13 वीक ऑफ द जेस्टेशन इज़ 13 वीक में हम क्या करवाएंगे? नकल ट्रांसलिसेंसी करवाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट पूछ रहा है ना, अगर डायग्नोस्टिक पूछा तो आप CVS करते हैं। ओके, सो मल्टीपल कोर्सेज ऑफ द एंटीनेटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट। तो इससे क्या होता है कि अगर मल्टीपल देना, एक तो कॉन्जेनिटिव डिसफंक्शन होते हैं और IUGR भी होता है, ठीक है। सो हियर इज़ दी डिक्रीज head and abdominal circumference while managing a case of the SLE with the pregnancy level of the antibody associated with the cardiac fetal heart block. कौन सी एंटीबॉडीज होती है? एंटी रो एंड ला होती हैं। Question number 72. A primary Revada 10 week pregnant has severe nausea and vomiting, not responding to the medication. She is dehydrated, has fainting spell, talking like the stupor. One of the following complication of the hyperemesis gravidum is the वर्निकेफिन कैफिलोपैथी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 73. ग्रेविडा 2 पैरा 1 सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है। अच्छा, बिकम अनकॉन्शियस सडनली विद फीटल ब्रेडिकार्डिया एंड वजाइनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि पूरी काले प्रीवियस वन सीजरियन सेक्शन हो, और these all features are suggesting the uterine rupture, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के लिए उन्होंने कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं दिया। और प्लेसेंटल अब्रप्शन अब तब करें जब कोई पेन की या टेंडरनेस की कंप्लेन हो, वो भी नहीं है। सो हियर इज E. Okay, 22-year-old primary Revada came to the labor and delivery at the term of the regular painful contraction, और इसकी पास्ट हिस्ट्री अनरिमार्केबल है। अच्छा, सॉरी, शी हैज़ अ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री सिग्निफिकेंट फॉर द मिट्रल वेल प्रोलैप्स विद द रिगर्जिटेशन, और इसको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है। 4 सेंटीमीटर पे हमारे पास आई है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, CTG इसकी रीअश्योरिंग है। तो आप क्या करेंगे? अच्छा, एंटीबायोटिक ना हम तब देते हैं जब पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, अदरवाइज़ हम नहीं देते हैं। गाइडलाइन में जो वो यही है कि अगर पेशेंट को हिस्ट्री हो प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तो आप दें, अदरवाइज लेबर के दौरान आप एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस नहीं देंगे हर पेशेंट पे। सो हियर इज़ E. A primary Revada 20-year-old lady present at the 32 week of the gestation with the hematocrit 32, MCV जो इसका है वो है 105। तो क्या होगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। 28-year-old पैरा 3 प्रेजेंट विद द पेन, फीवर, वजाइनल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी रेगुलर है, LMP 5 वीक बैक है, एडनेक्सल मास मिला है हमें, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस भी मिली है, अच्छा सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस भी है। सो
Here is B, ectopic pregnancy, 35-week-old nulliparous woman having the PID, most likely organism is the chlamydia. 30-year-old nulliparous female complaining of the progressive abdominal pain, dysmenorrhea and dyspareunia and married for the 2 year. स्किन में कोई हमें एबनॉर्मलिटी नहीं मिली, ठीक है. सो ये टिपिकली जो प्रेजेंटेशन है वो एंडोमेट्रियोसिस की है. 24-year-old सेक्शुअली एक्टिव वुमेन प्रेजेंट विद रेगुलर साइकिल. अच्छा, रेगुलर साइकिल है 30 to 90 डेज़ की. उसके साथ साथ पेशेंट को हिर्सुटिज्म भी है, तो आप इसको कोई ऐसी मेडिसिन देंगे जो दोनों को कवर करे ना. So you can give OCPs here. 25-year-old patient attend the gynae clinic with the history of the abortion, 10-week gestational age, at home for month ago, ठीक है. उसके बाद अब पेशेंट को ऑनगोइंग ब्लीडिंग है, सीवियर एनीमिया है और वजाइनल एग्जामिनेशन पे हमें वस्कुलर ग्रोथ मिली है, यूट्रस ओवरफ्लो की है. सो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस दी कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. अच्छा, इसके मैं फ्लैश कार्ड और शेयर कर दूँगी ग्रुप में.